भारत की खोज पुस्तक का अगला भाग शुरू करते हैं आज। युगों का दौर। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और भारत में काबुल से पंजाब तक बाखवी और भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला कर दिया, किंतु इनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा। वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि का लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों से मेल से अफगानी और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लौट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पार से आए थे और भारतीय संस्कृति में जज्ब हो गए। मध्य एशिया में शक और ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए थे। यूची सुदूर पूरब से आए थे और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। इस तक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बड़े भूभाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का नायक भी है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कार्यों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी इसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों को मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीरियनों, यूचियों, ईरानियों, बाखवी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला को एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। इन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों से सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता था। वह नाम है नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांत का प्रचार चीन में हुआ और लंका, वर्मा हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने
अपना भारतीयकरण कर लिया था, वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया था। एक दूसरे महान शासक ने अपना, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक नए कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। देश में पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर बार हर नए आने वाले को प्रबल विरोधियों का सामना करना पड़ा। पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी, इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया, जिसे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब हो गए। लेकिन समय समय पर जब अजीब रस्म रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया, वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनैतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका मूलतः रूप राष्ट्रवादी था। इसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म, दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं जो आज हर राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं, जिससे बौद्ध धर्म का जन्म और भारतीय विचार से हुआ था। उसके लिए वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया, वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास विस्तार हुआ वैसे वैसे उसका यह रूप विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल धारण कर लेती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया।
इसके बाद 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया था। लेकिन गुप्त के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्वक हमला किया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में ही रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों से हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग युआनच्वान भारत आया, लगभग 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार भी थे। उसने अपनी दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तान से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के बाद 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी, समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थीं। रोमन के सिक्के भी पाए गए। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ता था। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी, कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। शांतिपूर्वक विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा भी ऐसे राज्य थे जो 200, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है, यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी।
इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों का पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले जाती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या समाज नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से अलग या बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इस लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में 100 शासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था की नींव कायम रही। बाहर से आने वाले लोग, नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया है, जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उसे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी भी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में, अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। उसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता, रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं और 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया। रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों को सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बुद्ध हुआ जो उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन, तिब्बत में बहुत लोकप्रिय भी हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1989 में हुई। तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित किया गया।
सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश, इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि, नाटककार माना गया। उसका समय अनिश्चित है। संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है। वर्षा ऋतु में एक बादल अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। वह विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा के आधार नहीं बनाया गया। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति से बहुत मेल खाता है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी के में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था, जो हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिले। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें हास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत उसके साथ साथ एक एकाधिकृत प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल के प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहसिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा। इसका आधार भारतीय पुराकथाओं और महाकाव्यों से ली गई गाथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोवर नाटकीय तत्व से कहीं अधिक हुआ था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में होता था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। आज के सेशन में इतना ही। पुस्तक को और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।